विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए, हिंदी साहित्य के जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही ये भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे निम्नलिखित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, जिसमें है पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत न की गई हो, किंतु व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग तथा द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर लेना भी आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है जो बहुसंख्यक रूप में बोली जाती है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वयं राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। राजभाषा का अभिप्राय देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है, किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है वहां राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रभाषा के लिए जो आवश्यक गुण हैं वो क्या हैं कि जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संपूर्णता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राज्य चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है।
भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता न होकर उसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में ही व्यवहृत होती हैं, व्यवहार में ली जाती हैं, बोली जाती हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद ये देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में हैं, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। जो गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक हैं उसमें हैं नंबर 1, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो, उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो, उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्र एकता में सहायक हो। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं हैं, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का विरोध करते हैं, किंतु यह ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। देखिए, राजभाषा हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वो है, संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राज्य के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह अपने पहले से प्रयुक्त होती रही हो। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का प्रयोग राज्य के कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वहीं रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346, 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां
अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों में हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया गया है, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है, जिसमें जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, संधियों एवं ऋणों के लिए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए छात्रों, आज अपन इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।